में जिस प्रकार के वहाँ गांव वालों को बंधक बनाया गया और अडानी के परिंदे पूरे जंगल साफ कर दिए, उस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कल विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था और स्थगन प्रस्ताव न आए और ध्यान भटकाने के लिए सुबह 6 बजे मेरे घर में ईडी का रेड पड़ा। पिछले समय भी सत्र में, बजट सत्र में मेरे घर ईडी और आईटी का रेड पड़ा था और उस समय मुझे नहीं आने दिया। इस समय मैं विधानसभा पहुंचने में सफल हुआ और वहां प्रश्नकाल हुए और 10 मार्च को रेड पड़ा। उसके बाद कल 18 जुलाई था, तब तक एक बार न नोटिस दिया गया, न एक बार बुलाया गया, न कहीं पूछताछ की गई, सीधा कर गिरफ्तारी की। और इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए विधायक दल ने सरकार ने निर्णय लिया कि हम सब इस सदन का बहिष्कार करते हैं, कुछ दिन भर की कार्रवाई का नेता प्रतिपक्ष और सभी विधायक साथियों ने किया और न केवल वही करके बल्कि बहिष्कार करने के साथ कोर्ट रूम में भी थे, ईडी के कोर्ट में भी दिन भर विधायक थे, ईडी कार्यालय के सामने थे और न केवल विधायक सामने थे बल्कि तमाम सब कार्यकर्ता उपस्थित थे और पत्रकार लोग भी दिन भर का दौड़ भाग के, कई लोग भोजन भी नहीं कर पाए थे, पानी भी नहीं पाया था। ऐसी हड़बड़ी सभी पत्रकारों के साथ हुई। मैं पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी धन्यवाद देता हूँ, विधायक दल को भी धन्यवाद देता हूँ, पत्रकार साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जिस प्रकार से आपने खबर किया। और धन्यवाद मैं आदरणीय गडकरी जी को, राहुल जी को और कांग्रेस के सर्वोच्च नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से ईडी ने जिस प्रकार से अवैधानिक कार्रवाई की और उसके विरोध में पूरे एनसीसी से रिलेटेड पीसीसी और हमारे दीपक बैग से भी जो भ्रष्टाचार प्रवास में थे सभी टेलीफोन एक बात हुई और पूरा समर्थन उन्होंने दिया और सुबह चल के अभी मीटिंग भी मीटिंग भी आयोजित किया। तो मुख्य रूप से बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति कि कांग्रेस के नेताओं को, चाहे वो देवेंद्र यादव हो, चाहे हमारे सत्तामी समाज के नेतागण हो, सबको एक केस में फंसाया गया। दूसरे में आदिवासी की आवाज बंद हो जाए, इससे आदिवासी आत्मा को बड़ी तरीके से जेल में डाला और अब मेरे लड़के जैसा नंबर जो राजनीति भी नहीं है, आप लोग इतने दिन से कांग्रेस को कवर कर रहे हैं, लेकिन कभी न प्रदेश के राजनीतिक मंचों में आए, न जिला के मंचों पे आए, न कोई राजनीतिक मंचों में आए। अपने खेती किसानी और अपने काम धंधे तक तो सीमित रहा है, वहां तक के लोग टारगेट ये। तो उद्देश्य इनका ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व को खत्म किया जाए, दबा दिया जाए। और दूसरे तरफ ये है जिस प्रकार से हरदेव में हुआ, सरकार बनी नहीं और पूरा पेड़ कटाई हो गया और उसमें विरोध करने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीनियर लीडर लोग गए थे। और उसके बाद दूसरा हुआ कि बस्तर में जो खदान है, बैलाडीला का खदान, पहले ही अडानी को एमडीओ दिया गया था, अब तो आर्टिलर मित्तल और रुमटा उसको दे दिया गया है। और अब तमनार में जिस प्रकार से घटना घटी वो हम सबको झकझोर देने वाला है कि एक तरफ कांग्रेस के नेताओं पे एक चुन चुन के कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा जो हमारे नैसर्गिक जो संसाधन है उसको अडानी को देने का षड्यंत्र कर रहे हैं। जितने भी आप सीमेंट उद्योग देखें, पावर प्लांट देखें, सब अडानी को जा रहा है छत्तीसगढ़ तक, पूरे अडानी को ही छत्तीसगढ़ को सौंप देना चाहते हैं। और इसके तहत इसके खिलाफ में एक वातावरण बना और विधानसभा में भी नारा लग गया
एक पेड़ मां के नाम और सारा जंगल, ये नारा कल विधानसभा में लगा है। और यही भावनाएं पूरी जनता की है। ये लड़ाई केवल भूपेश बघेल की लड़ाई नहीं है, या देवेंद्र की लड़ाई नहीं है, या कवासी लखमा की लड़ाई नहीं, हम सबकी लड़ाई है। छत्तीसगढ़ को बचाने की लड़ाई है। ये नहीं कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जो समर्थन प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, विधायक दल ने और सभी कार्यकर्ताओं ने जो दिया, पत्रकार साथियों ने भी जो दिया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे बीच में लीडर ऑफ ऑपोजिशन महंत जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण तबद साहू जी भी, रविंद्र चौबे जी है, मोहम्मद अकबर जी है और अमर शुक्ला जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण और विधायक साथीगण। आदरणीय साथियों, जिस तरह से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेताओं को डराना, धमकाना, फर्जी केसेस डालना एक तरह से आम बात हो गई है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है और छत्तीसगढ़ की सरकार इस 1.5 साल में सरकार चलाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि कोरबा में डिप्टी सीएम का काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। आप देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री और सांसद उनका काफिला ग्रामीण रोक दे रहे। किसी सांसद को कलेक्ट्रेट के पीछे से भागना पड़ रहा है, एसपी और कलेक्टर को कलेक्टर ऑफिस के पीछे से भागना पड़ रहा है। आखिर क्यों ये स्थिति पैदा हुआ है छत्तीसगढ़ में 1.5 साल में? वो इसलिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को धोखे देकर, झूठे वादे कर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता में आते साथ वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और जनता कहीं न कहीं 1.5 साल में नकार चुकी है। उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को इस सरकार ने बदहाल कर दिया है। एक तरफ बस्तर से लेकर सरगुजा तक खनिज संसाधन, जल जंगल, जमीन, खनिज संसाधन लूट रहे हैं। किसानों की हालत क्या है पूरी छत्तीसगढ़ देख रहा है। 10,463 स्कूलें बंद हो गई है। युवाओं के लिए एक नौकरी का कोई रास्ता नहीं बचा, पूरे रास्ते बंद हो गए। छत्तीसगढ़ में लाइन ऑर्डर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इन सब मुद्दों को लेकर तमाम सीनियर नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस 1.5 साल में सरकार के खिलाफ में बेहद आक्रामक रूप से लड़ाई लड़ रही है और कहीं न कहीं सरकार अपने आप को, सरकार को हम साबित करने में सफल भी रहे इस 1.5 साल में कि भले सरकार को जनता ने चुनकर सत्ता दिया, लेकिन आज भी कांग्रेस के कार्यकाल को और उनकी कामों को छत्तीसगढ़ की जनता आज भी याद करते हैं। और ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ये 1.5 साल में हम लोग जनता के बीच में ये स्थापित करने में कहीं न कहीं सफल रहे हैं। रही बात भ्रष्टाचार की बात, जग की कीमत क्या है पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। एक टीवी की कीमत क्या है, 1 से 1.5 लाख टीवी की कीमत पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। एक चप्पल की कीमत क्या है पूरी जनता ने देखा है। मतलब हमारे ऊपर दाग लगा दो, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर दो, पार्टी को बदनाम कर दो और सत्ता हासिल कर दो, ये आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। महादेव ऐप के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भरे चुनाव में बदनाम किया उन्होंने। 508 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। आज महादेव सट्टा ये बंद हुआ क्या? कहां गए रवि उप्पाल और सौरभ चंद्राकर, जिन्होंने गिरफ्तारी करने का दावा की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में?
चंद दिनों में वापस लाया जाएगा भारत। कहां लाए आज तक, सरकार से हम पूछना चाहते हैं। अब तो अब कौन सा ऐप, सीवा ऐप नया शुरू हो गया। कौन किया ऐप शुरू, सरकार क्या कर रही है इस ऐप के लिए? सट्टा बंद हुआ क्या, महादेव ऐप बंद हुआ क्या? नहीं हुआ ना, सीवा ऐप शुरू हुआ। गजानन ऐप भी शायद चल रहा है मेरे ख्याल से। तो फिर सरकार में क्या नई चीज हुई? आरोप लगाए, सत्ता में बैठे, और सत्ता में बैठने के बाद कोई चीज सुधार हुआ? 10,463 स्कूलें बंद हो गई, लेकिन 67 नई शराबी दुकानें खुल गई, शराब की दुकान खुल गई है, गली गली शराब बिक रही है। आप शराब घोटाले का आरोप लगाते हैं, नकली होलोग्राम, नकली स्टिकर। आज राजनांदगांव में क्या हुआ? नकली होलोग्राम आज भी चल रहा है धड़ल्ले से, आज भी नकली शराब बिक रहा है। पीसीसी ने और कई गणमान्य लोगों ने सार्वजनिक रूप से वीडियो शेयर किया है छत्तीसगढ़ सरकार को। सरकार क्या कर रही है, जबकि आबकारी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। क्या सुधार हुआ? सिर्फ बदनाम करने के लिए, सत्ता बदनाम करो और सत्ता हासिल करो। आपको जनता ने जनादेश दिया है, आप जनता के लिए काम करें और जनता का विश्वास जीते, न कि आपने सिर्फ मोदी गारंटी के नाम से जनता के सामने झूठ बोलने का काम किया है, किसानों को झूठ बोलने का काम किया है, इस प्रदेश के युवाओं को झूठ बोलने का काम किया है। हम 1 लाख नौकरी देंगे, हम यूपीएससी के तर्ज पर हम हम यहाँ पे परीक्षा हम कराएंगे। यही यूपीएससी का तर्ज पे है क्या? जहां बिलासपुर में मुख्यमंत्री के गृह जिले के जसपुर के नए वॉकी टॉकी और नए टेक्निकल तरीके से एक परीक्षा में बैठे हुए एक विद्यार्थी कैमरे से बकायदा उनका प्रश्न को बाहर भेजते हैं और बाहर से वॉकी टॉकी से उनका प्रश्न पत्र हल करते हैं। यही जसपुर मॉडल है क्या? यूपीएससी मॉडल को हम तो जसपुर मॉडल कह रहे हैं। और आप देखेंगे ये अपना पुलिस भर्ती राजनांदगांव में कुछ सिपाही की बलि चढ़ा दी गई, फांसी लगा के आत्महत्या कर ले। उन्होंने लिखा कि हम छोटे मोहरे बड़े मोहरे अभी बाकी है। ठीक, फॉरेस्ट विभाग में जो भर्तियां हुआ उसका क्या हुआ? अभी तो विधानसभा में आया आरआई भर्ती का, पटवारी से आरआई भर्ती, जीजा साली और दामाद सब तो हुआ। क्या यही है क्या यूपीएससी मॉडल? यूपीएससी मॉडल नहीं, ये जसमुर मॉडल चल रहा है यहाँ पे। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को डराने का, धमकाने का, आज भूपेश बघेल के ऊपर लगातार ईडी, सीबीआई, उसके बाद ईओडब्ल्यू और कोई बाकी बचा है कोई एजेंसी, वो भी आ जाए, उसके लिए भी तैयार है स्वागत करने के लिए। आज भूपेश बघेल के ऊपर हुआ और किसी कार्यकर्ता के ऊपर होगा, किसी नेता के ऊपर हुआ। एक नेता हमारे जेल में, देवेंद्र यादव जेल काट कर आए। मतलब इस तरह से आप सिर्फ कांग्रेस नेताओं को डरा के ये संदेश देना चाह रहे हो कि देखो भूपेश बघेल के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं तो बाकी कुछ छोड़ दो, देखो देवेंद्र यादव और कवासी लखमा को जेल भेज सकते हैं तो बाकी तो दो। मतलब हमारे छोटे कार्यकर्ताओं को डराना चाहते। कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। हमने स्पष्ट रूप से कहा, कांग्रेस के छोटे से कार्यकर्ता हो या बड़े नेता हो, उनके खिलाफ अगर षड्यंत्र पूर्वक इस सरकार अगर कार्रवाई करेगी तो निश्चित रूप से ये डबल इंजन सरकार के खिलाफ में कांग्रेस हर लड़ाई को तैयार है। क्या ये उद्योगपति के इशारे पे सरकार चल रही है क्या? क्या अडानी के इशारे पर सरकार चल रही है क्या? कौन चला रहा है ये सरकार? अगर इस तरह के बदले की भावना कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। जिस तरह कल घटना हुई, उस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का सुपुत्र राजनीतिक में भी नहीं है, न कोई पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका मेंबरशिप भी नहीं है। आखिर उनको गिरफ्तार कर यही साबित करना चाह रहे हो ना, उनको गिरफ्तार कर लो और उनको टोक पीट करके राइट कर लो और 2-4 लोग का और नाम गिना दो ताकि भविष्य में और उनको अरेस्ट कर लो। नहीं चलेगा इस तरह की राजनीति, दबाव की राजनीति। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से आज बड़ी बैठक हुई। आज बड़ी बैठक में तमाम छत्तीसगढ़ के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एलओपी, उप मुख्यमंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री साथीगढ़ उपस्थित थे और टीएस बाबा भी उपस्थित थे। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस तरह के षड्यंत्र के खिलाफ में कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और आने वाला समय में सभी हमारे एमएलए साथी से भी रहे निर्णय चर्चा के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाला 22 तारीख को पूरे संभाग स्तर में और पूरे प्रदेश में
निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को बचाने के लिए, एक चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पे ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों का, सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी 22 तारीख को पूरे प्रदेश स्तर में पांचों संभाग में आर्थिक नाकेबंदी करने का निर्णय लिया है और सभी जो प्रमुख सड़कें हैं उसको जाम कर आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। छत्तीसगढ़ की खनिज संसाधन को हम लूटने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता के लिए हक और अधिकार की लड़ाई के लिए हर स्तर पर लड़ाई के लिए तैयार है। और आप तो सिर्फ आज भूपेश बघेल जी के ईडी आप रेड किए, कल महंत जी क्या करेंगे, कल और किसी क्या करेंगे, जिसके यहां भी करना है कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी खड़ी है और बराबर लड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी पहला चरण में हम लोग 22 तारीख को पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी के रूप में एक बड़ा चक्का जाम और प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज ऐलान करती है और बृहद रूप से निश्चित रूप से सरकार और उनके सेंट्रल एजेंसी और इस तरह के चंद उद्योगपतियों को हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसी भी स्तर में पीछे नहीं हटेगी। 22 जुलाई मैं नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर चंद्रनाथ मान जी से आग्रह करूंगा इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा ये कहना है कि हमने कल आपको दिखाया है स्पष्ट रूप से कि हम सब लोग एक साथ हैं। भाई भूपेश के बच्चे की जब गिरफ्तारी की बात सुनी, हमने विधानसभा का बहिष्कार करके वहां पहुंचे, एक साथ रहे, जेल में भी रहे, बाहर भी रहे और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, अंतर्मन और बाहर मन का कोई जो सवाल है वो नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमारी जो एकता है, कभी कभी क्या होता है, वो कभी कभी टीआरपी के चक्कर में कुछ नए साथी हमको, भूपेश भाई को और अध्यक्ष जी को अलग अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। अभी ऐसा समय नहीं है। हम चाहते हैं, आपसे निवेदन कर लेता हूं मैं कि हम लोग की एकता को खंडित करने की कोशिश कहीं से नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय जो आए थे खड़गे जी, उनका भी स्पष्ट निर्देश है कि हम सबको दुख में सुख में एक साथ चलना है। आज हम सब लोग भूपेश भाई के परिवार के साथ हैं, उनके दुख में शामिल भी हैं और उनके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम साथ मिलकर चलेंगे। और आने वाले दिनों में हम ये प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। अभी एक प्रदर्शन 22 तारीख की घोषणा हुई है। आने वाले दिनों में हम 3 साल तक एक से और बढ़कर एक प्रदर्शन सभी हमारे बस्तर में, सरगुजा में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, रायगढ़ में करते रहेंगे। और हमको ये बताना भी है कि ये जो प्रदेश है वो गरीबों का प्रदेश जरूर है, मगर यहाँ हम सब लोग एकता भाईचारे के साथ रहते हैं, सामंजस्य के साथ रहते हैं। और हमारे प्रदेश को जो सीधा साधा प्रदेश है, चाहे अंडानी के हो, चाहे अबानी के हो, चाहे मित्तल के हो, चाहे आर्सेलर के हो, इन उद्योगपतियों के माध्यम से बेचकर इसे तोड़ने और बिखराने की कोशिश न करें। हम सब लोग उसमें आपका विरोध करेंगे ईडी के खिलाफ। और जो इस तरह से व्यापारिक घराने आ रहे हैं, जिनके हाथों हमें सौंपने की कोशिश कर रही है सरकार, हम उसका विरोध करते हैं। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर जगह नाम भले हमारा आता हो, मगर चाहे कोयला चोरी का मामला हो, दारू का मामला हो, चाहे सीमेंट का मामला हो, हर जगह रेत का मामला हो, हमने ये देखा है कि पूरी सरकार उसमें बिल्कुल पूरी तरीके से लिप्त है। और आप लोग के सामने ही हम लोगों ने विधानसभा में भी
इन सभी चीजों को रखा है। 14 तारीख को खाद और बीज का मामले का संकट को भी सामने रखा। 15 जुलाई को रेत के मामले में हमें सभी विधायकों ने चर्चा की। 16 जुलाई को बिजली के बारे में पूरी विरोध दर्शाया। 17 को हरदेवरण में जो वनों कटाई थी उसका हमने दिया। 18 को तमनार में जो गौरे परमला है उसका हम कांग्रेस के लोगों ने उठाया। उसके बाद ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी रेडी टू ईट और उसके वितरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको कहोगे तो मैं बता दूंगा आपको। भारी भ्रष्टाचार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से हुआ है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते मैं नहीं कह सकता, मगर भूपेश भाई के जमाने में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने 5 साल में 4 करोड़ और 37 लाख रुपए खर्च किए थे। और साय जी की जो सरकार है वो 1 साल में ही 11 करोड़ रुपए योग के नाम से भुगतान किया है, जबकि इनका बजट भी उतना नहीं था। और मुझे ये कहना जरूरी पड़ रहा है कि वो बजट नहीं होने के बावजूद जहाँ जहाँ से जिन जगह से पैसे का जो लेन देन इन लोगों ने किया है वो बहुत दुख की बात है। वो खैर कभी मौका आएगा तो बताएंगे, मगर 1 साल में पहले साल ही योग कराने में 11 करोड़ रुपए का खर्चा और हम लोगों के ज़माने में सिर्फ 4 करोड़ का खर्चा 5 साल में। वो आप लोगों को भी समझने लायक बात है। केतु पत्ता संग्रहण में जो कुप्रबंधन हुआ है, कुप्रबंधन बस्तर में, उसके बारे में भी, सहकारिता आंदोलन के बारे में भी, पहाड़ी कोरवाओं को जिस ढंग से बेजा कब्जा करके परेशान किया गया, उनको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया, भू माफिया का जो राज चल रहा है, ये लगभग सभी मामलों में कांग्रेस के विधायकों ने पूरी तन्मयता से पूरा अपना समय निकाल के भाग लिया। भारतमाला का जो काम है किस कदर हम लोगों ने उसे उजागर किया, कितने लोग अंदर हैं, ये सब आपको पता है। हमारा पूरा विधानसभा का एक एक सदस्य पूरी तरीके से सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेंगे। अभी ये प्रस्ताव हमारे विधायकों की ओर से आया है, इसलिए हमें बड़ी खुशी हुई कि वो लोग चक्का जाम करेंगे और सीधा सीधा सरकार के खिलाफ, ईडी के खिलाफ, और जो हमारे प्रदेश को बेचा जा रहा है बड़े बड़े हाथों में, अडानी के हाथों में, अंबानी के हाथों में, मित्तल के हाथों में, इन सबको लेकर के एक चक्का जाम करेंगे। उसके लिए मैं उसको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। कल भाई भूपेश के साथ हम लोग खड़े रहे, उसमें पूरे विधायकों ने दिन भर अपना समय दिया, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप लोगों से क्षमा चाहते हुए, क्योंकि हमने देखा है कल किस प्रकार के धक्का मुक्की में आप इधर से उधर जा रहे थे, परेशान हो रहे थे। आप लोगों को जो परेशानी हुई उसके बाद भी आप हमारा संबल बढ़ाने के लिए जेल में भी उपस्थित, वहाँ कोर्ट में भी उपस्थित रहे, रास्तों में भी उपस्थित रहे, विधानसभा में भी उपस्थित रहे। उन सब के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मार्च के बाद सेकंड ग्रेड पर मारी गई और गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक चर्चा का विषय जिसका जिक्र आपने भी किया है कि किसी प्रकार का कोई नोटिस तामील नहीं कराया गया। जो बातें सामने आ रही है 100 करोड़ का लेन देन है, जो आरोप लगाया है, जिसके बयान आए हैं उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या किसी प्रकार का इंडिकेशन आपको पहले से दिया गया था ईडी की तरफ से? देखिए, जो हमारे यहाँ रेट पड़ी 10 मार्च, उसके बाद 26 मार्च को सीबीआई की, उसमें क्या मिला क्या नहीं वो मैं उसी दिन पत्रकारों को बता दिया। यदि उस दिन मैं नहीं बताता तो नोट गिनने की मशीन मेरे घर ले आए। आप सब ने देखा तो नोट गिनने की मशीन भूपेश वगैरह निवास, और शाम को निकलते ही मैं आपको नहीं बताता कि 33 लाख ही पकड़ा गया, कि दूसरे दिन तो फिर पता नहीं कितने बताते। मशीन आया था बड़ा वाला, इस कारण से उसकी कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं। अभी एक आदमी
जो कोर्ट से जिनको नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है, वो आदमी ईडी कार्यालय में आराम से आ जा रहा है, यूडब्ल्यू का ऑफिस में भी आराम से आ जा रहा है और खुलेआम घूम रहा है। उसके बयान पे मेरे घर में कल रेड डाले और गिरफ्तार किया। मार्च से लेके जुलाई तक के एक बार न नोटिस, न कोई टेलीफोन में, न कोई बुलाया गया, न पूछताछ की गई, सीधा गिरफ्तार। ये तो संवैधानिक अधिकारों को भी आना है। आप नोटिस देते, बुलाते, हम जवाब नहीं देते या नहीं आते, तब आप कोर्ट को बताते और गिरफ्तार करके समझ आता है। ये तो सीधी सी बात है कि अडानी का मामला जिस प्रकार से तमनार में सारे विधायक एक साथ जाके, संगठन के लोग एक साथ जाके विरोध किए। आपने उस दिन भी देखा होगा अडानी की हिम्मत कितनी है। उसका जो पावर प्लांट है चंद्रपुर में, वहां पे सीधे ट्रेलर बढ़ा दिया गया था कि हम तमनार न जा सकें। ये वीडियो भी आपने देखा होगा। ईडी के खिलाफ वहां भी रोकने की कोशिश की, सरकार को मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई की हमारे बच्चे लड़ेंगे। तमनार के जंगलों में वहां अडानी के लोग आप पेड़ काटे, कोई कार्रवाई की सरकार। ये जो सरकार है वो अडानी के लिए, और जो विरोध करेगा उसका हश्र यही होगा जो चैतन्य बघेल का होगा। कांग्रेस के पास विवेक दंगा कपिल सिब्बल जैसे बड़े विधि विशेषज्ञ हैं। सड़क की लड़ाई तो अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन न्यायिक रूप से विधि के अनुसार क्या तैयारी कांग्रेस कमेटी कर रही है? क्योंकि वो लड़ाई कल की घटना है, समय आने बताएंगे भैया, है ना। आज मैं आपके सामने हूं, मैं जाऊंगा, मिलूंगा, क्यों नहीं मिलूंगा, सब है ना, सबसे मिलूंगा, सभी वरिष्ठ नेताओं से भी मिलूंगा, वकीलों से मिलूंगा। और कोर्ट का मामला अलग चलता है, वो लड़ाई तो लड़नी चाहिए, कहें तब ना कहें तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल भूपेश बघेल के बेटे का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव की सरकार और मोदी और शाह जिस प्रकार से समर्पित कर रहे हैं अडानी को, इसका सवाल है, इसका विरोध। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज बैठक भी हुई। आज के समय संसद के बयानों के आधार पर आपके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ये कह रही है कि पप्पू बंसल और चैतन्य बघेल पार्टनरशिप पर, मतलब पार्टनर बनकर काम कर रहे हैं। क्या यह सत्य है? और यदि सत्य है तो केवल चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी क्यों होती है और जिससे फरार बताया जा रहा है वो सच में फरार है या उन्हें छोड़ दिया गया है? दूसरा सर, इसी में थोड़ा सा और जोड़ देती हूँ सर, जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही है 2015 में वो प्रोजेक्ट शायद शुरू किया गया था। 2018 जब आपकी सरकार आती है और 22 तक लगभग उसमें जो बताया जा रहा है कि उस प्रोजेक्ट में बेहिसाब पैसा लगाया गया, वही पैसा ईडी बता रही है कि ये शराब घोटाले का भी पैसा था जो उस प्रोजेक्ट में लगाया गया था। इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे तो पता चला कि 1300 करोड़ रुपया लगा है। अखबार में छपा है 1300 करोड़ है, कितना है? 1000 करोड़। बहुत ज्यादा दूर नहीं हो खुले। मैं तो एक आध बार गया हूं, है ना, क्योंकि काम लड़का ही देखता है। आप सभी पत्रकारों को वहां मैं चाय के लिए आमंत्रित करता हूं। आज आए तो या कल संडे है, कल 12 बजे आ गए, ज्यादा दूर नहीं, वहां साईं मंदिर के सामने उसका दर्शन करेंगे। और प्रोजेक्ट आप लोग खुद देख लेंगे वो 1300 करोड़ के लायक है कि 130 करोड़ के लायक है, 13 करोड़ के लायक है, 30 करोड़ के लायक है, वो खुद देख लीजिए। इनकी स्टोरी पे मत विश्वास करिए और मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास मत करिए, आप लोग खुद आ जाइए। एक दूसरी बात, कोई पार्टनरशिप में जहां तक मेरी जानकारी है कोई पार्टनरशिप नहीं है। तीसरी बात, आपने कहा ये सवाल आपको ईडी से करना चाहिए कि जब चैतन्य बघेल गिरफ्तार किए पप्पू बंसल क्यों बाहर घूम रहा है, ये सवाल पूछते। और एक आरोपी के बयान पर, जब सुप्रीम कोर्ट भी कहता है एक आरोपी के बयान पर किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो आरोपी है, वो आपको बचने के लिए कुछ भी बोल सकता है। मैं बच जाऊं, है ना, मैं अपने बचने के लिए आपको फंसाऊंगा, मैं आप फंसेंगे तो मैं बचूंगा, उस आधार पे कार्रवाई नहीं करना है। लेकिन पॉलिटिकल वेंडेटा है, इस कहां से कार्रवाई?
एक लहरा आपके घर आई है, आपके बेटी की गिरफ्तारी भी हो गई, तो क्या लग रहा है आपको? आपसे कोई बातचीत हुई, आपसी पूछताछ हुई, भविष्य में आपकी भी आपसे बातचीत हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। परिवार के सदस्य किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा कमजोरी है, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो, यही तो सबसे सबसे साफ कारण वही है। तो भूपेश बघेल तो कई बार जेल जा चुका है, तो उसको तो नहीं दबाया जा सकता, लड़के तो लड़का मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। कल आप लोगों ने देखा उसको, मैं तो मतलब कभी मीडिया के सामने आया भी है ना, मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रहा, मुख्यमंत्री रहा, उप नेता रहा, मंत्री रहा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कभी मेरे परिवार को राजनीति के सामने बिल्कुल नहीं आया। 1 मिनट की उत्तर देता हूं। तो दबाने की जो कोशिश हो रही है वो बिल्कुल सही है, ताकि लोगों का ध्यान इधर रहे और अडानी को आराम से पूरे छत्तीसगढ़ की संपदा को सौंप दिया है। ये षड्यंत्र उनका है, लेकिन समय रहते सब कांग्रेस लोग जान गए हैं उनके षड्यंत्रों को, उनकी गतिविधियों को, उनके कार्यक्रमों को, और इसलिए अभी अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया कि 22 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग है सभी समार्गों में, तो उसमें चक्का जाम होगा। तो और एक बात और कह देना चाहता हूं जनता जी कि हम लोग गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल के वंशज हैं, जो बिना कारण 10-10 साल जेल में रहे हैं। हम लोग वो लोग तो गोरे अंग्रेजों से लड़े, हम लोग काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो संविधान बचाने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, ये लड़ेंगे और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी वो देंगे। जी ये भारत सरकार के द्वारा होता है। आप थोड़ा पोल बेरिंग एक्ट पढ़ ले, नीलामी हुई, और आप अब बहुत लंबा जाएंगे तो अध्ययन कर लीजिए, उसके बाद प्रश्न करिए। पहली बात तो यह है कि कोल स्कीम का आरोप लगाया हम पे। पहली नीति क्या थी? पहले आओ पहले पाओ। अरे भारत सरकार करती, राज्य सरकार नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, ये लोग आरोप तो लगा लिए 146 लाख करोड़ का, 1,46,000 करोड़ का कोल स्कीम, जांच हुई, कुछ नहीं पाया गया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? नीलामी करेंगे। नीलामी किए, पहले बार में नीलामी किए तो कुछ बीडिंग आई, दूसरे बार में कुछ नहीं आया। तो एक रास्ता निकाला केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, कि आप राज्यों को दे दो, छत्तीसगढ़ को दे दो, राजस्थान को दे दो, आंध्र प्रदेश को दे दो, महाराष्ट्र को दे दो, गुजरात को दे दो, उड़ीसा को दे दो, मध्य प्रदेश को दे दो। ऐसे राज्यों को दिया गया। उससे राज्यों की रॉयल्टी में भारी कमी आई, लेकिन सारे एमबीओ अडानी जाता है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र को हो, चाहे छत्तीसगढ़ को हो। और ये एमबीओ भाजपा सरकार मध्य प्रदेश राजस्थान में थी, भाजपा सरकार महाराष्ट्र में थी, भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में। एक को डरा दो तो सब डर जाएंगे, लेकिन हम लोग सब समझ गए हैं ये एक को डराने के नहीं है, ये सबको खत्म करना। अभी देखिए केवल अकेले कैसे बोल दिया। एक मिनट, देवेंद्र यादव पहले और उसके जितने भी हमारे सत्तामी नेता हैं, 86 लोग, उसमें तो कुछ तो लोग सामान्य लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता हैं, उसमें किया। उसके बाद 81 लाख में हमारे आदिवासी नेता किया, अमरजीत पे भी किया, ये भी अमरजीत भी पीछे। हाँ, इसके यहाँ भी ईडी सीबीआई सब किसके घर पहुंचा, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, है ना, याद भी दिलाना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर इसके यहाँ पहुंच जाएगा। उसके बाद मैं तो शुरू से टारगेट कर रहा हूँ, आज की फ्री है ना। तो केवल एक भूपेश बघेल नहीं है, यहाँ सब लोग हैं, लेकिन चर्चा आप लोग कोशिश करते हैं, यहाँ से सब लगता है दूसरों पे नहीं हो रहा, केवल भूपेश बघेल। दिल्ली में गांधी परिवार टारगेट, छत्तीसगढ़ में बघेल परिवार टारगेट,
में लड़ाई भी होती जा रही है क्या? ऐसा लग रहा है इस लेवल पे जो है घटनाक्रम चल रहा है दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक में केंद्रीय स्तर पर केंद्र की सरकार या ईडी की कार्रवाई, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या वैभव जी, इसमें जी जी देखिए, ये केवल गांधी परिवार या भूपेश बघेल के परिवार की बात नहीं है। आप राज्यों के केस निकालेंगे तो हेमंत विश्व शर्मा भी पर हुआ, अजीत पवार पर भी हुआ, और बहुत सारे नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी से लेके बहुत लोगों के नाम लंबा चौड़ा लिस्ट है, सब पे कार्रवाई हुई। ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, लेकिन जहां सरेंडर हुए नरेंद्र के पास तो मामला सब साफ बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल के निकल गए। लेकिन गांधी परिवार तो गांधी परिवार है, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, देश से कुछ लिया नहीं है। वो कहां डरने वाले, छुपने वाले? न सोनिया गांधी डरने वाली, न राहुल जी डरने वाले, न प्रियंका जी डरने वाले। जब हमारे नेता नहीं डर रहे तो हम लोग भी नहीं डरेंगे। भेज दिए बेटा, भेज दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा बेटा भी बहुत मजबूत है, भूपेश बघेल की बेटा। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।